हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉपिक ISLM मॉडल। आज हम बात करेंगे कि IS इक्वेशन क्या होती है या IS कर्व क्या होता है। LM, इसमें LM किससे स्टैंड फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, किसकी वजह से ये कर्व शिफ्ट होते हैं, कौन सी चीजें इनके स्लोप को डिटरमाइन करते हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज IS कर्व। IS कर्व की फुल फॉर्म होती है I मींस इन्वेस्टमेंट एंड S मींस सेविंग। तो ये एक ऐसा कर्व है जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दिखाता है। ठीक है, तो IS कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट जहां पर गुड्स मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम में होती है। तो जो IS कर्व हमारा जो होता है ना, वो दिखाता है कि किस इनकम पे कितना इंटरेस्ट रेट है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट जहां पर गुड्स मार्केट, और आपको ये पता होना चाहिए कि IS कर्व गुड मार्केट को कंसीडर करता है, जहां पर गुड मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि IS कर्व के हर एक पॉइंट पे हमारी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, और ये किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, इनकम और इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें एक्सेस हमारे यहाँ पर इनकम आउटपुट जो भी कह लो, और यहाँ पे हमारा होता है प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड ये होता है। बट अगर मैं IS की बात करूं तो Y यहाँ पे सेम है, कर्व भी यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे प्राइस की जगह जब इंटरेस्ट रेट आ जाए, वो भी रियल इंटरेस्ट रेट आ जाए, तो यही कर्व हमारा AD को हटा के IS कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस इसके अलग हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है गुड्स मार्केट में वहां पे अचीव होता है जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए। जैसा कि हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G, और ये एक ना क्लोज्ड इकोनॉमी में अज्यूम किया गया है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में। और सबसे पहले इसके ऊपर केन्स ने बात करी थी, तो केन्स हमेशा शॉर्ट रन के बारे में कहते थे, कि वो कहते थे इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। तो उनकी जो सारी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई या जो भी उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने फिस्कल पॉलिसी पे जोड़ दिया, तो उनका सारा कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन पे बेस्ड था। तो इनका जो ये सिस्टम है ये भी शॉर्ट रन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारा C+I+G होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनका बेसिक जो मॉडल आया उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी में था। तो AD इज इक्वल टू C+I+G। तो IS कर्व जो है ना हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है एंड लोअर आउटपुट। और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आउटपुट हमारा कम होगा। अब ये कैसे हुआ, आपको ये पता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होती है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि इम्पैक्ट नहीं करती, जो हम इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। और BI मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ तो ऑटोनोमस होती है, जो हम करेंगे, जो हमारी इनकम पे या इंटरेस्ट रेट पे किसी पे भी बेस्ड नहीं है। और दूसरी ऐसी होती है जो इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है। अगर इंटरेस्ट हमें बैंक वाले ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट लोअर हो जाएगी, क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट। एंड और जब इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो गया तो आई कम हो गया, आई कम होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है कि AD हमारा होता है Y। तो आई के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड या इनकम, टोटल इनकम चेंज हो गई। तो अगर ग्राफ की बात करें तो सेम होएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक्सेस पे बस आप ध्यान दो कि एक्सेस इसके नीचे, एक्स एक्सेस हो गया आपका आउटपुट और वाई एक्सेस हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं डिराइव करने की। IS इक्वेशन आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। तो AD इज इक्वल्स टू C+I+G जो कि हम पढ़ते हैं, और AD को हम Y भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड
इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू आउटपुट, ये सब बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं एडी को वाई लिख रही हूँ और कंजम्पशन हमें पता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब वो कंजम्पशन जो कि हम करेंगे ही, चाहे इनकम हमारी जीरो हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, प्लस सी इंटू वाई डी होता है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो हमारे पास टैक्सेस देने के बाद या गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट दी हमें, वो रिसीव करने के बाद उसका कितना प्रोपोर्शन हम कंज्यूम करेंगे, वो हमें दिखाता है ये वाला सेक्शन। समझ गए? तो कंजम्पशन हमारा होता है सी बार प्लस सी इंटू वाई डी, और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, जो कि हमें गवर्नमेंट से अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो जीरो आ जाएगा। अब आगे इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको पीछे बताया, इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई। अब यहाँ पे आई है इंटरेस्ट रेट, और बी क्या दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज होती है, वो ये चीज दिखाती है बी। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने अज्यूम करा है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी। अब y को अगर मैं तोड़ दूं तो y माइनस टैक्सेस। अब टैक्सेस भी, उसकी भी इक्वेशन होती है, इसमें भी तो ऑटोनॉमस टैक्सेस होते हैं जो आपको देने ही पड़ेंगे, और कुछ होते हैं जो आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोनॉमस हो गए टी बार प्लस टी, कुछ एक फ्रैक्शन किसका, इनकम का, तो टी वाई हो गया, ठीक है। और हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स को मैं लिख देती हूँ टी आर। तो ये हमारी आपकी आ गई डिस्पोजेबल इनकम, की इनकम में से माइनस मैंने करा टैक्सेस और प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। अब यहाँ पर आए तो आई बार माइनस बी आई है, और यहाँ पर देखा तो जी बार है। अब मैं इसको खोल देती हूँ, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी y माइनस टी प्लस माइनस माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी। क्लियर? इसको और खोल देते हैं, y इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी माइनस सी टी वाई प्लस सी टी आर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई प्लस जी बार। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू होते, ट्रांसफर पेमेंट्स होता है ना, ये भी फिक्स होता है, तो हम इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये ऊपर का हटा देती हूँ कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, मेरे को स्पेस चाहिए। अब इसके बाद की इक्वेशन मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे करो कि सारे जो वाई वाई वाले हैं ना, मीन्स ये वाले जिसमें वाई आ रहा है, और किसी में भी आ रहा है नहीं, बस ये आ रहा है, तो ये हम ले जाते हैं अपना दूसरे साइड। तो मैं लिखूंगी y माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई, ये दोनों इधर आ गए। अब मैं लेफ्ट हूं सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी आर यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार। अब इन तीनों में से मैं y को कॉमन ले सकती हूँ, 1 माइनस सी प्लस सी टी, यहाँ पे ये बचा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कांस्टेंट वाले कौन से हैं, सी बार भी, अब ये टैक्सेस है, ये भी तो एक प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन पे ही लगेगा। ये टैक्सेस, टोटल रेवेन्यू भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है। तो एक्सेप्ट बीआई को छोड़कर हमारे सारे ये ऑटोनॉमस हैं, ठीक है। तो मैंने सारे लिख दिए, सी बार माइनस सी टी बार
प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार, ये पूरे हो गए तुम्हारे ऑटोनॉमस जो कि फिक्स्ड है। अब मैंने ये टेक्सेस पे यहाँ पे बार लगाया था ना, ये मैं यहाँ भूल गई तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ये यहाँ लग गया और ये इसके ऊपर भी आ गया, तो ये यहाँ। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई एम लेफ्ट विथ माइनस बी आई, ये मैंने लिख दिया माइनस बी आई। अब इन सारे ऑटोनॉमस को तो क्यों ना मैं ए बार लिख दूं, ऑटोनॉमस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया बी आई, और यहां पर ये मेरा आ गया वाई 1 माइनस सी प्लस सी टी। ठीक है, अब ये हटा देती हूँ मैं सारे एरिया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बस डिराइव हो चुकी है आई एस की। y is equals to a bar minus bi upon 1 minus c plus ct। ठीक है, यही है हमारी y की इक्वेशन। और अगर आप इसको बाइफोकेट करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू a बार अपॉन 1 माइनस c प्लस सी टी, और यहाँ पे माइनस बी आई 1 माइनस c प्लस सी टी। अब आपको यहीं से एक चीज बता देती हूँ, आप मल्टीप्लायर पढ़ते हो, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार भूल जाते हैं हम कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। वो इसी से निकला हुआ है, मतलब इसी में ही फॉर्मूला है हमारा मल्टीप्लायर। वो कैसे, y इज इक्वल टू ए बार है, इस पूरे को 1 बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी इंटू आई। ये जो है ना हमारा, ये मल्टीप्लायर ही है, ये मल्टीप्लायर होता है। 1 बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी इंटू टैक्स रेट टी। तो आपने पढ़ा हो तो ये हमारा जो है ये मल्टीप्लायर ही है। और ये हमारा स्लोप भी वो सॉरी स्लोप कह रही हूँ, इंटरसेप्ट डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ ये पूरा है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट है। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो आई एस की इक्वेशन की बात करें तो दिस इज आई एस इक्वेशन। अब हमने पीछे डिराइव कर ली हमारी आई एस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी है ना, ये हमारी है आई एस इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए बार माइनस बी आई 1 माइनस सी प्लस सी टी। अब इससे हमें डिटरमाइन करना है कि आई एस कब मूव कब करती है, शिफ्ट कब करती है, या उसका स्लोप क्या होता है, किस पे वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं। आई एस कर्व में मूवमेंट होती है ड्यू टू चेंज इन आई, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से। अब आप एक बात, जब हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं हम लिखते हैं क्वांटिटी एंड प्राइस। जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं मूवमेंट हो रही है। तो मतलब जब एक्सिस, दोनों एक्सिस वाले आपस में लिंक्ड होते हैं तो देयर इज मूवमेंट ऑफ द कर्व। तो इन द सेम वे जब आई एस कर्व हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आउटपुट के साथ इंटरेस्ट रेट आता है, तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा उसकी वजह से इनकम चेंज होगी या आउटपुट चेंज होगी, तो हमारी मूवमेंट होगा। तो ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट हम कहेंगे मूवमेंट होगी आई एस कर्व की। तो अब शिफ्ट कब होगा, जब और कोई फैक्टर अदर देन प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, तो हम कहते हैं शिफ्ट होता है। तो इन द सिमिलर वे जब इंटरेस्ट को छोड़ के कोई और फैक्टर है जो उससे ये ऑटोनॉमस फैक्टर है, इनमें से कोई भी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे शिफ्ट हो जाएगा। अब बात आती है स्लोप कि आई एस कर्व स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा, वो भी डिपेंड करेगा। ये स्टीपर होता है और ये फ्लैटर होता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, जो कि इस इक्वेशन में रह गए वेरिएबल्स बी सी और सी टी, ये तो मतलब स्लोप डिपेंड करेगा बी सी और टी पे। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि स्लोप ऑफ आई एस कर्व कब इंक्रीज कब डिक्रीज, या फ्लैटर आई एस कर्व या स्टीपर आई एस कर्व कैसे होगा, उसका भी मैं डेरिवेशन दिखाऊं, तो प्लीज कमेंट,
अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं उस पार्ट को अभी छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे को प्रॉब्लम है कि कब स्टीपर और कब फ्लैटर होगा, तो कमेंट करिए, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शिफ्ट की, कि आईएस कर्व शिफ्ट कब करता है। तो आईएस कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक जनरल चीज बताती हूँ। आपको ये पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। तो जो फैक्टर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, जैसे सी आई जी, वो सारे फैक्टर आईएस को भी बढ़ाएंगे। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो आईएस कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आईएस के लिए आपको ना कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है। आपको जब लगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व इस फैक्टर से इंक्रीज होगा, तो जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं ना, वही आईएस को करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं फैक्टर जो आईएस कर्व को इंक्रीज करेंगे, अगर सी आई जी इनमें से कोई भी बढ़ा दिया जाए और टैक्सेस को कम कर दिया जाए। अब टैक्सेस कम होंगे तो क्या होगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम किसका पार्ट है, कंजम्पशन का पार्ट है, क्योंकि कंजम्पशन प्लस सी इंटू वाई डी। तो जब ये बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। तो मतलब वही मैं कह रही हूँ, जो सारे फैक्टर एडी कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, वही सारे फैक्टर आपके आईएस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ लेफ्टवर्ड कैसे होता है, वही सेम चीज, जो एडी कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे वही सारे आईएस को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, जिसमें अपोजिट आ जाएगा, डिक्रीज इन सी, सी कम हो गया तो वो वाले फैक्टर्स आपके लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, डिक्रीज इन सी आई जी, या टैक्सेस को बढ़ा दिया तो। अब बात आ जाती है हमारी एलएम कर्व की। एलएम कर्व की फुल फॉर्म क्या है। एलएम कर्व जो है हमारा, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड कितनी है, एंड एम स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, की सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि ये किस मार्केट का इक्विलिब्रियम शो करेगा, नाम से ही पता चल रहा है मनी मार्केट का। जैसे आईएस कर्व हमारा गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाता था, इन द सेम वे एलएम एलएम कर्व हमारा मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाता है। तो एलएम कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। एक्सेस सेम ही रहेंगे, चाहे वो आईएस हो या एलएम हो। वाई एक्सेस पे हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा। तो इनके बीच में दिखाता है, लेकिन डिफरेंस इज मनी मार्केट, यहाँ पे मनी मार्केट आ जाए। इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होता है, जहाँ पे मनी सप्लाई हमारी मनी डिमांड की इक्वल है। इसका जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। आईएस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एलएम कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और इसका इंटरसेक्शन हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व, डिमांड फॉर मनी हमारा सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होता है। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और ये केन्स ने दिया है, तो केन्स कहता है प्राइस जो है ना वो स्टिकी होते हैं, प्राइस कांस्टेंट होते हैं, इन शॉर्ट रन प्राइस डज नॉट चेंज। तो डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन होती है के वाई माइनस एच आई, और सप्लाई होती है हमारी रियल मनी की बात करते हैं तो एम बाय पी, जिसमें प्राइस भी कांस्टेंट है और इनका जो रेशियो है ना ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पे एम भी कांस्टेंट भी माना जाता है। और यहाँ पे के वाई माइनस एच आई, वाई तो हमारी वही है आउटपुट और आई हमारी वही है इंटरेस्ट रेट। एच दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आउटपुट कितना, यानी कि डिमांड फॉर मनी कितनी चेंज हुई, और यहाँ पे इनकम चेंज होने से डिमांड फॉर मनी कितनी चेंज हुई, ये दिखाता है। अब हम इस इक्वेशन से हमें एलएम कर्व डिराइव करना है। एलएम क्या दिखाता है, आई और वाई के बीच में रिलेशनशिप। तो ये इक्वेशन या तो y इजिकल्स टू डैश की फॉर्म में करो या i इजिकल्स टू डैश की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मैं करती हूँ इसको, मान लो के वाई, इसको मैं इधर ले आई तो माइनस एम बार बाय पी बार, और इसको मैं यहाँ पे ले आई एच आई।
अब आई चाहिए मुझे, आई इज इक्वल्स टू कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आई मेरा आ गया 1/h KY माइनस M/P, यानी कि रियल मनी। अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं तो ये नॉमिनल मनी होता है, अगर मैं दोनों का फ्रैक्शन ले रही हूँ ये मेरी हो गई रियल मनी, रियल मनी सप्लाई। तो LM की ये इक्वेशन हो गई आपकी जो फाइनल आई, आई इज इक्वल्स टू 1/h KY माइनस M/P। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अब इसमें भी यही बात आती है कि LM कब मूव कब होता है, शिफ्ट कब होता है, और इसका स्लोप किस पे डिपेंड होता है। तो वो आ गया आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। यस, तो यहाँ पे आ गया डेरिवेशन हमारा LM कर्व का। LM कर्व की हमने इक्वेशन अभी लास्ट स्लाइड में ये निकाली, I इज इक्वल्स टू 1/h KY माइनस M बार बाय P बार। अब मूवमेंट कब होगी, वही I और Y का रिलेशनशिप दिखाता है LM कर्व। तो ऑफ कोर्स अब Y के चेंज होने पे जो I चेंज होगा उससे मूवमेंट होगी। शिफ्ट में आ गया आपके ऑटोनॉमस M/P आ गया, और स्लोप किस पे डिपेंड करेगा, K और H पे। अब वही बात है, कब स्टीपर होगा, कब फ्लैटर होगा, कब हॉरिजॉन्टल होगा, कब वर्टिकल होगा, वो डिपेंड करेगा आपके K और H पे कि इनकी वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए भी अगर मैं जब स्लोप IS का करवाऊंगी जब भी मैं आपको LM का करवाना प्रेफर करूंगी। ठीक है, इसका वैसे, हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन से पहले हम बात करेंगे कि ये शिफ्ट कब होती है। LM कर्व हमारा शिफ्ट कब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट भी होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, जब मनी सप्लाई अगर हमारी इंक्रीज हो गई, इकोनॉमी में मनी बढ़ा दी, यानी कि जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा उसी से ही हमारा LM कर्व शिफ्ट होगा। और प्राइसेस अगर कम कर दिए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा मनी सप्लाई प्राइसेस कम कर दिए तो भी हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और इसलिए LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्टवर्ड की बात करें तो लेफ्टवर्ड में भी सेम प्रोसीजर होगा कि मनी सप्लाई या तो कम हो रहा है, इसकी वजह से हुआ, ये प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो इसलिए भी मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि रियल जो मनी है वो कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया LM कर्व हमारा M/P को देखता है, तो अगर M कम हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अगर P बढ़ रहा है, सिर्फ मान लो P बढ़ रहा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन तो कम हो गया ना। और ये LM कर्व जो है हमारा ये दिखाता है M/P का रेशियो, रियल लेता है। तो अगर मनी सप्लाई कम हो रहा है तो भी ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, या प्राइस लेवल बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो गया, तो इसकी वजह से भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे M/P में अगर M बढ़ रहा है तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, या प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हुए तो ये पूरा फ्रैक्शन जो है हमारा बढ़ गया, तो ये भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये रीजन है कि कैसे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, कैसे होता है। अब आते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है IS-LM का। LM का हमारा मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, IS का हमारा गुड्स मार्केट को। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाता है रियल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर सारा रियल की बात हो रही है, और यहाँ पे आउटपुट भी हमारा रियल आउटपुट या रियल इनकम। तो अब बात आती है LM कर्व कब शिफ्ट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। जब भी सेंट्रल बैंक शिफ्ट करती है LM को बाय चेंजिंग द मनी सप्लाई या प्राइस लेवल को चेंज करके, सेंट्रल बैंक्स LM को शिफ्ट करते हैं। अगर मैं गुड्स मार्केट की बात आए तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट शिफ्ट IS बाय चेंजिंग स्पेंडिंग और टैक्सेस को चेंज करके वो IS को शिफ्ट कर देते हैं। अगर IS राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होता है तो उसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होता रहता है। मान लो IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा हमारा, एंड आउटपुट भी बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोग ज्यादा हायर होने लग गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा वर्कर्स चाहिए, ज्यादा वर्कर्स चाहिए तो एम्प्लॉय ज्यादा होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि IS के राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे ही LM के शिफ्ट होने पे रियल इंटरेस्ट रेट और आउटपुट पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है।
अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक कम समझाया गया है और डिटेल में चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, देन आई विल प्रोवाइड। अदरवाइज मैं इसलिए छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कवर हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो पसंद आई हो या आपको कोई भी शॉर्टकमिंग लग रही है इसमें कि इसमें और कवर होना चाहिए था ये टॉपिक, तो प्लीज कमेंट करिए। I will explain it better in my next video. Have a great day. Bye bye.